प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 16 चल रहा है राष्ट्रीय आय का मापन। गत क्लासेस में हमने राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि एवं आय विधि की चर्चा की। चलते हैं राष्ट्रीय आय के मापन की नेक्स्ट विधि व्यय विधि। क्या है व्यय विधि? किसी देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। जैसे हमने उत्पाद विधि में जो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित की गई थी उनका बाजार मूल्य पर योग कर राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। आय विधि में जैसे हमने देखा कि जो उत्पादन के 4 साधन थे, वितरण के सिद्धांत के अनुसार उनको किए गए जो भुगतान है वो उन साधनों की आय थी और इसी का कुल योग क्या था? राष्ट्रीय आय। ठीक इसी प्रकार से अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया जो कुल व्यय है अर्थात उनको खरीदने के लिए जो व्यय किया जाएगा उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तीनों प्रकार की विधियों से अर्थात आय विधि, उत्पाद विधि एवं व्यय विधि से यदि राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो तीनों विधियों में राष्ट्रीय आय का प्रवाह अर्थात राष्ट्रीय आय का जो मापन है वो एक समान रहता है। तो जो व्यय विधि है उसमें देखिए 4 घटक हैं व्यय विधि के अर्थात 4 प्रकार के व्यय इसमें कुल शामिल किए जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगा? C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। यहां C से तात्पर्य क्या है? निजी उपभोग व्यय या कंजप्शन, G फॉर गवर्नमेंट या सरकारी व्यय, I फॉर इन्वेस्टमेंट या निवेश पर व्यय और X माइनस M से तात्पर्य है शुद्ध निर्यात, X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इंपोर्ट अर्थात निर्यात और आयात का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा? शुद्ध निर्यात के। और इन चारों पर जो कुल व्यय किया जाता है वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करते हैं कि ये 4 प्रकार के व्यय कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है निजी उपभोग व्यय जिसको हम C से सिंबल करते हैं, C फॉर कंजप्शन। निजी उपभोग व्यय क्या है? व्यक्तियों एवं परिवारों द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय अर्थात ये परिवार क्षेत्र का व्यय है, उपभोक्ताओं का व्यय है जो उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर उनके द्वारा खर्च किए जाते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का भी हमने अध्ययन किया था, टिकाऊ गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो यदि जो उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं कौन सी? अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाओं पर परिवार क्षेत्र के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको किसमें शामिल किया जाता है? निजी उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। अर्थात C क्या है? समस्त परिवारों के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय वो क्या कहलाता है? निजी उपभोग व्यय कहलाता है। दूसरा आता है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय या सरकारी उपभोग व्यय G से सिंबल किया गया है, G फॉर गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा किया गया व्यय। देखिए सरकार भी विभिन्न प्रकार की अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करती है, इसका कुल योग क्या कहलाता है? सरकारी व्यय। अर्थात ये भी सकल घरेलू उत्पाद का एक व्यय विधि से जब हम सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय ज्ञात करते तो उसका एक भाग है। तो पहला था निजी उपभोग व्यय, दूसरा है सरकारी व्यय अर्थात सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया जो कुल व्यय है वो सरकारी व्यय है। उदाहरण क्या है इसके? देखिए शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था इत्यादि पर जो सरकार व्यय करती है वही क्या है? सरकारी व्यय का एक भाग है, वही सरकारी व्यय है। शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार को व्यय करना पड़ता है, चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार को व्यय करना पड़ता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को व्यय करना पड़ता है। ये सारे का सारा कौन सा व्यय है? सरकार का व्यय है, इसीलिए इसको सरकारी उपभोग व्यय या सरकारी व्यय कहते हैं। यहां हमने एक नोट लगाकर टॉपिक लिखा है, प्रश्न आ जाता है कई बार, इसको हम थोड़ा देखते हैं। क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान, जैसे हमने साधनों के भुगतान में देखा था परिचालन अतिरेक और क्षतिपूर्ति भुगतान। तो जो कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान है, सरकारी उपभोग व्यय है या स्थायी पूंजीगत वस्तुओं पर जो सरकार द्वारा व्यय किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं, देखिए सरकार
सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए हस्तांतरण भुगतान करती है, जैसे पारिवारिक पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? प्रश्न आ जाता है कि हस्तांतरण भुगतान को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये सारे के सारे व्यय अनुत्पादक होते हैं, उत्पादक नहीं होते। ये उत्पादक कार्यों पर व्यय नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कर्मचारी को यदि वेतन भुगतान किया जा रहा है तो उसके द्वारा उस वेतन के बदले में उत्पादन में अपना योगदान दिया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके द्वारा, इसलिए उस उत्पादन के बदले उसको भुगतान किया जा रहा है। लेकिन जो पारिवारिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विकलांग सहायता पेंशन हो गई, तो ये सारी की सारी ये हस्तांतरण भुगतान है, ये अनुत्पादक होते हैं, ये बिना किसी प्रोडक्शन के दिए जाते हैं, इनके बदले में उत्पादन में कोई योगदान नहीं किया जाता, इसलिए ये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जाते। तो प्रश्न आ जाए कि हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि ये अनुत्पादक होते हैं, उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं होता, इसलिए ये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जाते। जैसे हमने पढ़ा था कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या रहती। ठीक इसी प्रकार से यदि 1 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें ये लिखना है कि अनुत्पादक होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जाते। तो ये थे व्यय विधि में 2 घटक, निजी भोग व्यय एवं सरकारी व्यय। चलते हैं नेक्स्ट 2 जो इसके घटक हैं, निवेश व्यय या निवेश और शुद्ध निर्यात, इनकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए तो चलते हैं। नेक्स्ट आता है निवेश व्यय या इन्वेस्टमेंट या विनियोग, इसको आई से सिंबल करते हैं। निवेश की परिभाषा का हमने अध्ययन पहले कर लिया है। उत्पादक कार्य के लिए जो व्यय किया जाता है, अर्थात उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में जो व्यय किया जाता है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। उत्पादकों द्वारा उन वस्तुओं पर किया गया व्यय जिनका उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन बढ़ाने में उपयोग किया जाता है, अर्थात जिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने या उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? निवेश। और इन पर किया गया व्यय ही निवेश व्यय कहलाता है। 4 प्रकार इसके सामान्यतः हैं: व्यवसायिक स्थिर निवेश, माल भंडारों पर निवेश, गृह निर्माण में निवेश या सरकारी निवेश। ये निवेश के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट आता है शुद्ध निर्यात, X माइनस M, X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इंपोर्ट, अर्थात निर्यात और आयात का अंतर। एक लेखा वर्ष में शेष विषय को किए गए निर्यात व शेष विषय से किए गए आयात का अंतर, यही क्या है? शुद्ध निर्यात। अर्थात किसी देश से एक लेखा वर्ष में अन्य विश्व के देशों को जितना निर्यात किया जाता है और विश्व के अन्य देशों से जितना आयात किया जाता है, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध निर्यात कहलाता है। तो ये भी एक तरीके से व्यय है, क्योंकि ये अन्य देशों के लोगों के द्वारा वस्तुओं को खरीदने में किया गया व्यय है। शुद्ध निर्यात है, निर्यात का मतलब दूसरे देशों को बेचना। तो इन किसी देश की वस्तुओं पर अन्य देश के व्यक्तियों के द्वारा व्यय किया जाता है। तो ये इसीलिए यह भी क्या होता है? व्यय में शामिल होता है। और चूंकि इंपोर्ट को घटा दिया जाता है क्योंकि वो उस देश के व्यक्तियों के द्वारा अन्य देश की वस्तुओं के खरीदने में व्यय किया जाता है, तो उसका अंतर शुद्ध निर्यात के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो ये थी व्यय विधि से राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद कैसे, निजी भोग व्यय जिसका हमने अध्ययन किया, प्लस सरकारी व्यय G, निवेश व्यय I और शुद्ध निर्यात X माइनस M, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बराबर C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। तो ये थी व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना जिसका हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।